दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। भोपाल जयपुर। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। जुलाई 2026 में योजना के पहले चरण के तहत 10,000 रुपए की सहायता प्राप्त करने वाली उन महिलाओं को अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने छोटे व्यवसायों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसके अतिरिक्त अपने कारोबार को बड़े स्तर पर विस्तार देने की इच्छुक पात्र महिलाओं को अब 2 लाख रुपए तक की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊंचाइयां दे रही है। भागलपुर। कासिल गोराडीह के भव्य मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक और गेम चेंजर महाघोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 25 जुलाई को राज्य की 1,81,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे सरकारी सहायता की सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सीएम ने कहा कि हमारी बहनें जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी एक समृद्ध और विकसित बिहार का निर्माण संभव हो पाएगा। भागलपुर। बिहार में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अपराधियों के मन में खाकी का खौफ पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर की धरती से एक बेहद आक्रामक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कासिल गोराडीह के भव्य मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री ने अपने कड़े भाषण से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सूबे में सक्रिय छोटे बड़े तमाम अपराधी अब पूरी तरह से संभल जाएं। उन्होंने दो टूक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में पालतू अपराधियों के दिन अब लद चुके हैं, इसलिए वे या तो तुरंत अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर भागलपुर जेल जाने के लिए तैयार रहें। पटना। बिहार सरकार ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 7 निश्चय 3 के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं, दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र खोलने के लिए प्रत्येक जीविका दीदी को 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल न केवल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, बल्कि गांवों में शुद्ध दुग्ध उत्पाद भी आसानी से उपलब्ध होंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरे शबाब पर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने को राज्य के कई जिलों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूलें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और कई इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। राजधानी पटना के लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से निर्माणाधीन जीपीओ गोलंबर से बाईपास NH-30 को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर परियोजना अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड BRPNNL के मुताबिक करबिघहिया गोलंबर से मीठापुर गोलंबर और करबिघहिया से बाईपास तक फ्लाईओवर, पहुंचपथ और सर्विस लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विभाग का दावा है कि अगस्त महीने से इस फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल इस कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। बिहार सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बड़ा प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना के माध्यम से नई व्यावसायिक शुरुआत करने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस राशि में 5 लाख रुपए अनुदान सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद सरगर्म रहने वाला है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम ठीक 5 बजे बिहार कैबिनेट की एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में जुटने जा रही इस बैठक पर पूरे सूबे की निगाहें टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार लोगों की भलाई और तरक्की के लिए कई बड़े और क्रांतिकारी फैसलों पर मुहर लगाने की तैयारी में है। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर के गौराडीह प्रखंड के काशील गांव की सरजमी से पूरे सूबे के लिए एक नया शैक्षणिक क्रांति लिखने जा रहे हैं। विपक्ष के हर सियासी वार का जवाब अब जमीन पर विकास के जरिए देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजना तलाकशुदा और परित्यक्त अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कठिन परिस्थितियों से गुजर रही इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को जीवन यापन और पुनः स्थापना के लिए 25,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह पहल समाज के हाशिए पर मौजूद महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने और सामाजिक आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ने का सशक्त अवसर प्रदान कर रही है। इच्छुक महिलाएं आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर लाभ उठा सकती हैं। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा और जनसुराज के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। एक ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत दांव पर है, तो दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा दे रहे हैं। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे और पिछले करीब 30 वर्षों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा बना हुआ है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट बचाना प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिहार की राजधानी पटना के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के भविष्य को संवारने की मुहिम फिलहाल सुस्त पड़ती दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग ने सूबे के तमाम स्कूलों को 10 जुलाई तक 100% छात्रों की अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाने का सख्त हुक्म जारी किया था, लेकिन अफसोस आखिरी डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। शिक्षा विभाग की यह कवायद जमीनी दिक्कतों के चलते पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी है। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। बकाया वेतन, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वार्ड अटेंडेंट्स के प्रदर्शन का असर अब अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। इमरजेंसी से लेकर सामान्य वार्डों तक मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित अथमलगोला थाना में तैनात ऑफिसर ऑफ द डे ओडी के सहायक अवर निरीक्षक एएसई का ड्यूटी के दौरान तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में अथमलगोला थाना के एएसआई अंजनी कुमार सिंह तौलिये में एक फरियादी से कथित तौर पर बाइक चोरी के मामले से जुड़े दस्तावेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके बगल में एक अन्य पुलिसकर्मी वर्दी में बैठा नजर आ रहा है। इसी दौरान एएसआई फरियादी को थाने में वीडियो बनाने से मना करते हुए भी दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को जब पत्रकारों ने उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, मैं खुश हूं। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने और उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के 2 प्रमुख चेहरे और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाग का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रोफेसर केसी सिन्हा ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में कुमरार विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि बिट्टू सिंह दीघा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी थे। दोनों नेताओं का भाजपा में शामिल होना जनसुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर स्वयं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। सुपोल समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन से जुड़े विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व अर्जक विभागों द्वारा जून 2026 तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान लक्ष्य हासिल करने में सुस्ती बरतने और पीछे चल रहे विभागों के प्रति जिलाधिकारी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया और उन्हें राजस्व वसूली के काम में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। बेगूसराय जिले से एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने बेटी के जन्म पर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। आमतौर पर हमारे समाज में बेटों के जन्म पर ही ढोल नगाड़े और धूमधाम देखने को मिलती है, लेकिन इस परिवार ने बेटी के आगमन को भी उसी गर्व और उत्साह के साथ मनाकर रूढ़िवादी सोच को करारा जवाब दिया है। अब इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के साथ अनुदान में भेदभाव उचित नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह में निर्णय का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन, बकाया राशि और पेंशन लाभ से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक संघ समेत 89 रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन पर 12 सप्ताह के भीतर अंतिम एवं तार्किक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पटना सम्राट कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें लिए गए निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में पंचायतों का वर्ष 2011 की जनसंख्या के हिसाब से नए तरीके से परिसीमन कराया जाएगा। इससे स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ता, विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व एवं जन सुविधाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन या परिसीमन होने से प्रशासनिक दक्षता, स्थानीय प्रतिनिधित्व एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगी। पटना राज्य की ग्राम पंचायतों को अब कर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। ग्राम पंचायतें होल्डिंग से दखलकार पर कर के अलावा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पेशा, व्यापार, उद्योग पर शुल्क पंचायत के स्तर से दी गई सेवाओं पर शुल्क एवं पंचायत की तरफ से लगाए जाने वाले अन्य तरह के शुल्क से संबंधित अधिकार मिल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित नियमावली के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 रखा गया है। कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें लिए गए निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। पटना के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ाव इलाके में उस समय भारी बवाल और अफरा-तफरी मच गई जब प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया, जिससे मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। पटना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा बीप्रसे के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 15 जुलाई 2026 को विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत गत 12 जुलाई को हुए 45 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। साथ ही नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के उप सचिव राजीव रंजन दास के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने राज्य में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में आ रहे क्रांतिकारी बदलावों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई जीविका परियोजना आज महज एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि अब एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। मंगल पांडेय ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज बिहार की लाखों ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन, सिलाई, कढ़ाई और विभिन्न लघु उद्योगों के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। जीविका दीदियां न सिर्फ अपने परिवारों की मजबूत आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व की अग्रिम भूमिका में भी खड़ी हैं। जीविका दीदियों का यह बढ़ता आत्मविश्वास नए और विकसित बिहार की बदलती हुई खूबसूरत तस्वीर को पेश करता है। पटना देश में पर्यटन के मानचित्र पर बिहार को उभारने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की जा रही है।
पर्यटकों को सभी तरह के पर्यटक स्थलों की समुचित जानकारी देने के साथ ही उन्हें रूट, आवागमन समेत अन्य सभी सुविधाओं की समुचित जानकारी देने के लिए सभी जिलों में एक एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। यह जानकारी पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि विभाग की मुख्यमंत्री होम स्टे योजना से सूबे के 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पर्यटकीय सुविधाएं विकसित होने के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। मुजफ्फरपुर, नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब उत्तर बिहार की नदियों में साफ दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले से होकर गुजरने वाली बागमती नदी इन दिनों उफान पर है और उसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ताजा स्थिति यह है कि बागमती नदी का पानी गायघाट प्रखंड के बेनीबाद थाना परिसर में प्रवेश कर गया है, जिससे पुलिस प्रशासन समेत स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पटना, बिहार की सियासत में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बेहद करीबी माने जाने वाले कद्दावर नेता और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आनंद मधुकर यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला किया है। वे औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि आनंद मधुकर यादव अकेले भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी पत्नी श्रुति श्री भी उनके साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगी। श्रुति श्री वर्तमान में फतुहा की ब्लॉक प्रमुख हैं और क्षेत्र के स्थानीय विकास कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दोनों पति पत्नी के एक साथ भाजपा में आने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। सुपौल जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां के भगवानपुर पंचायत के वार्ड संख्या 61 में मंगलवार की देर रात अज्ञात एक के बाद एक 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घरों में घुसकर नकदी, चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। इस घटना के बाद से पूरे इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पटना, बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो राज्य के तमाम पंचायत सचिव तीसरी बार सामूहिक अवकाश और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस संबंध में संघ की ओर से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे पंचायती राज विभाग के कामकाज ठप होने की संभावना है। बिहार के काशी के रूप में प्रसिद्ध अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले एक माह लंबे श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात बुधवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस दौरान दोनों शीर्ष अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूरे मेला क्षेत्र और पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संवेदक को कार्यों में तेजी लाने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर, बिहार में पूर्ण कफ सिरप बंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम लगातार मुस्तैद है। इसी कड़ी में टीम ने एक बार फिर कफ सिरप माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की विदेशी कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद की है। तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए कफ सिरप को भूसे के ढेर में छिपाकर रखा था। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही मुख्य कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पटना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन आज जहानाबाद जिले के राजकीय डिग्री महाविद्यालय मखदूमपुर में आयोजित महाविद्यालय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने राज्य के 211 ऐसे प्रखंडों जहां आज तक एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं था, वहां नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों का शुभारंभ कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत की है। यह केवल नए भवनों का निर्माण नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने तथा शिक्षा के अधिकार को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला होती है और एनडीए सरकार इस दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। अगर आप ट्रेन से सफर करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट का नया और आधुनिक संस्करण पेश किया है। फिलहाल इसे बीटा वर्जन के रूप में जारी किया गया है ताकि लोग इसका इस्तेमाल करके अपना अनुभव साझा कर सकें। यात्रियों से मिलने वाले सुझावों और फीडबैक के आधार पर इसमें और सुधार किए जाएंगे, जिसके बाद इसे सभी के लिए पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा।
करीब 24 साल बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। रेलवे का मकसद टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना है। नई वेबसाइट में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुख्य विवाद के साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तमाम याचिकाओं में कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेटिव शूट बने, इस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट माना था। हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों का कहना है कि उनके शूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित है, इसलिए केवल शूट संख्या 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट नहीं माना जा सकता है। देश में संवैधानिक पदों की गरिमा और शुचिता को तार करने वाला एक मामला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और बाद में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने अपने 16 साल के कार्यकाल के दौरान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाई, जबकि किसी भी जज को शपथ और अलिखित आचार संहिता के तहत सरकार, निजी पार्टियों, पीएसयू या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक, कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना उनके लिए बहुत अनैतिक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम समेत विभिन्न फैसलों से देश में विनिर्माण को गति मिलेगी, रोजगार सृजित होंगे और लोगों का जीवन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि नए सेमीकंडक्टर कार्यक्रम को मंजूरी देना भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और नवोन्मेष का वैश्विक केंद्र बनाने की सरकार की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही मोबाइल फोन विनिर्माण योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी, जबकि यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। नई दिल्ली, एथेनॉल को भारत की ऊर्जा क्रांति का नया चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन जितनी तेजी से इसकी रफ्तार बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से कुछ बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या यह सफर किसानों, पानी, खेती और आम आदमी के हितों के साथ आगे बढ़ रहा है, या कहीं विकास की दौड़ में कुछ अहम चीजें पीछे छूट रही हैं? भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। सरकार के अनुसार 2013 से 14 में जहां एथेनॉल मिश्रण 1.5% से भी कम था, वहीं 2025 से 26 में यह 20% तक पहुंच गया। इसी दौरान एथेनॉल की खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर से अधिक होने का अनुमान है। नई दिल्ली, भारत ने चीन के वर्चस्व वाले रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने यह कामयाबी एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाकर हासिल की है, जिसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। चीन के पास पूरी दुनिया के कुल रेयर अर्थ का 90% हिस्से पर कब्जा है, जिसे लेकर वह घमंड से इतराता रहता है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करने में आनाकानी करता है। सोशल मीडिया एक्स पर एक स्टोरी के अनुसार भारत ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाकर बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की है जो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना चलती है। यह मोटर ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चीन के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को सीधे चुनौती देती है। यह इलेक्ट्रिक मोटर बेंगलुरु के स्टार्टअप विमाग लैब्स ने विकसित किया है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की कथित एनकाउंटर में हुई मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस एम सुंसरेश और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में सबसे पहले बिहार हाईकोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। यदि वहां से उचित राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद उपलब्ध कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से लेकर मीडिया और सिनेमाई हलकों तक इस वक्त सिर्फ एक ही महफिल और उसकी सुर्खियों की गूंज है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और फिल्म निर्देशक शंखुदेव पंडा आखिरकार मशहूर पत्रकार स्वर्णाली सरकार के साथ परिणय सूत्र में बंध गए हैं। राजधानी कोलकाता के हुगली नदी पर तैरते आलीशान होटल पोलो फ्लोटेल में आयोजित इस सादगी भरे मगर बेहद रसूखदार समारोह ने सूबे का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। मुजफ्फरपुर, मोटर ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सूबे में लर्निंग या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मान्यता प्राप्त मोटर ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये नियम केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि निजी 2 पहिया और 4 पहिया कार वाहनों के लिए भी लागू होगा। जिला परिवहन कार्यालय में इस नई व्यवस्था को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और माना जा रहा है कि इसे 1 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
बरसात के मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच ने विशेष तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पताल प्रशासन ने राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक आरएसबी में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए 20 बेड का समर्पित वार्ड तैयार किया है। वार्ड में मच्छरदानी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए 24 घंटे डॉक्टरों और मेडिकल अटेंडेंट की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा नए रेडियोलॉजी भवन में अत्याधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों की जांच तेजी से हो सके। पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को बैसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार चौधरी को 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई एक वेंडर की शिकायत के आधार पर की गई। गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपी अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया। मामले की शुरुआत स्थानीय वेंडर राजकिरण की शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने बैसा प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत करीब 16 लाख रुपए की सामग्री की आपूर्ति की थी। भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के बदले बीडीओ राजकुमार चौधरी लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज देश में सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत में बढ़त दर्ज की गई है और यह 0.37% बढ़कर 4,066.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय बाजार में सोना सस्ता हुआ है। आज घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.36% की गिरावट आई है। इसके बाद 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बुधवार को इसकी कीमत 1,42,730 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी आज सोना 510 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। 22 कैरेट सोने की तरह 22 कैरेट सोने की कीमत में भी गिरावट आई है। बुधवार को 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,410 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 410 रुपए घटकर 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। 18 कैरेट सोना भी आज सस्ता हुआ है। इसकी कीमत में 380 रुपए की कमी आई है। बुधवार को 18 कैरेट सोने का भाव 1,07,045 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज घटकर 1,06,665 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। भारतीय काली चाय की पश्चिमी एशिया में धूम मची हुई है। संयुक्त अरब अमीरात तो काली चाय का सबसे बड़ा आयातक है। अब ईरान, इराक भी में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह भारतीय काली चाय की उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विविध वैश्विक पहचान इसकी सफलता के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। भारत वैश्विक चाय उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया के बेहतरीन चाय में शुमार हैं। कुल चाय निर्यात में काली चाय का हिस्सा 96% है, जबकि ग्रीन हर्बल, मसाला और लेमन टी जैसी किस्में भारत से निर्यात की जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इराक, अमेरिका और ईरान शीर्ष गंतव्यों के रूप में उभरे हैं। यूएसए व जर्मनी में भारतीय चाय निर्यात होती है। दिन के बढ़ते तापमान के साथ अब रातों की गर्मी भी गंभीर स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। क्लाइमेट सेंट्रल की नई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार गर्म उमस भरी रातों के कारण देश के कई हिस्सों में लोग हर साल दर्जनों घंटे की नींद गंवा रहे हैं। दक्षिण भारत समस्या का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह लोगों की नींद, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी के लोग वर्ष भर में औसतन 92 घंटे की नींद खो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 88.6 घंटे और केरल में 88.3 घंटे की नींद का नुकसान दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां लगातार बढ़ती रात्रिकालीन गर्मी लोगों को पर्याप्त आराम नहीं करने दे रही। तमिलनाडु में हर व्यक्ति की लगभग 7.9 घंटे और कर्नाटक में 7.8 घंटे की अतिरिक्त नींद केवल बदलती जलवायु के कारण कम हो रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। परेड ग्राउंड की जगह बन्नू कॉलेज ग्राउंड में भले ही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन जोश पहले से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। इससे कांग्रेसी गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन इस संभावित भीड़ को संभालने के लिए कांग्रेस की इंटरनल टीम लगी हुई है।
बताया जाता है कि दिल्ली से सुरक्षा प्रभारी के नेतृत्व में करीब 40 से 50 सुरक्षा कर्मियों की टीम आई हुई है। इसके हाथ में राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है। बन्नू ग्राउंड के आसपास के इलाके में टीम ने दौरा किया। स्थान की घोषणा होते ही सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम स्थल पर अपनी नजर गड़ा दी है। यही नहीं, 6 ट्रकों में लाए गए सामान को अब सजा दिया गया है। अब बाकी तैयारियों में टीम लगी हुई है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थयात्रा के पारंपरिक प्रतीक छड़ी मुबारक के इस वर्ष के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। महंत दीपेंद्र गिरी ने साधुओं और आम जनता की जानकारी के लिए पूरा कार्यक्रम जारी किया है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार इस पवित्र यात्रा की औपचारिक शुरुआत आगामी 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में भूमि पूजन के साथ होगी। महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि पहलगाम में होने वाले पारंपरिक अनुष्ठानों में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण शामिल हैं, जो बुधवार 29 जुलाई को विधि विधान से संपन्न किए जाएंगे। इसके बाद 1-2 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाएगा। 13 अगस्त को पवित्र छड़ी को शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा। 5 अगस्त को श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में स्थापना की रस्म अदा की जाएगी। 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पारंपरिक रूप से पवित्र छड़ी पूजन संपन्न होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।